एक बार फिर आप सबका स्वागत है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से हमारी सीधी कवरेज में जी इलेक्शन समिट में। आखिरकार सुषमा स्वराज को आज क्यों बोलना पड़ा ऑल इज वेल? आखिर क्यों सुषमा स्वराज से मिलने के लिए नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह उनके घर पर गए अहमदाबाद जाने के पहले? आखिर क्यों सुषमा स्वराज अहमदाबाद नहीं पहुंची गडकरी, जेटली और राजनाथ की तिकड़ी के साथ? क्या नरेंद्र मोदी के साथ सुषमा स्वराज की कुछ दूरियां हैं? क्या चल रहा है पार्टी के भीतर? जवाब देने के लिए हमारे साथ अब डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका स्वागत है। शेषाद्रीचारी जा चुके हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार सरला माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। बाकी पैनल वही है, एच के दुआ साहब बने हुए हैं, नवाब मलिक और शोभा डे हमारे साथ बने हुए हैं बॉम्बे से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले संबित पात्रा, आपने क्योंकि आधे घंटे की लेट ज्वाइन किया है तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। सुषमा जी को बनाने की जो आज खबरें चली, सुषमा जी को बोलना पड़ा कि सब ठीक है, मीडिया अटकलें लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर मीडिया के 3 लोग, मैं, दुआ साहब और शोभा जी, हम तीनों एक साथ एक तरफ खड़े हैं कि सुषमा जी तो नाराज है, सल्क कर रही है, उनको समझाया जा रहा है कि 16 तारीख के बाद व्यवधान न बने। आपके हिसाब से मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ। शेषाद्री जी कहते रहे कि वो नाराज नहीं है, पर मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। अगर सुषमा नाराज नहीं है तो सुषमा बनारस में प्रचार करने क्यों नहीं गई? सब गए, नितिन जी गए, राजनाथ जी एक बार भी नहीं दिखी, जबकि आखिरी वक्त था और उनका चुनाव 24 अप्रैल को खत्म हो चुका था। 20 दिन थे उनके पास, क्यों? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मीडिया एक अजीबोगरीब परिस्थिति को उत्पन्न कर रही है। कोई नाराज नहीं है, कोई रूठा नहीं हुआ है, मगर फिर भी उसे कैसे रूठा के मनाया जाए, ये प्रक्रिया चल रहा है। आप देखिए, जो ये पूरा डिस्कशन चल रहा है, ये मेरा मानना है कि ये अद्भुत सुंदरता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, और ये केवल हमारे पार्टी में होता है। आज पूरे मीडिया में ये चर्चा का विषय बनाया हुआ है कि आडवाणी जी सुषमा जी के घर क्यों गए, सुषमा जी नितिन जी से क्यों मिली, अरुण जी मोदी जी से क्यों मिलने गए। आप देखिए, ये मिलने की प्रक्रिया केवल और केवल, विमर्श की प्रक्रिया केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अगर ऐसी ही परिस्थिति कांग्रेस में होती तो सब लोग कहां जाते? सब लोग, छोटे बड़े, मोटे पतले, सब 10 जनपद जाते और कहीं नहीं जाते। तो ये सुंदरता हमारे यहाँ है। और दूसरा विषय आप देखिए, अगर सुषमा जी से कोई मिलने नहीं जाता, अगर आडवाणी जी से कोई मिलने नहीं जाता, तो मैं आपको बता रहा हूं आज सुबह से ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रहा होता। देखिए, कोई भी मिलने नहीं जा रहा है, मोदी डिक्टेटर बन गए हैं, इस प्रकार का खबर चल रहा होता। जवाब देना चाहते हैं नवाब मलिक साहब, आप लोगों के पास सवाल है, आप भी ढूंढ के रखिएगा। मैं नवाब मलिक के पास पहले जा रहा हूं। नवाब मलिक जी, संबित पात्रा की बात का जवाब दीजिए। ऐसा है कि हमारे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी हमेशा बोलती रही कि व्यक्ति केंद्रित हमारी पार्टी नहीं। पिछले 6 महीने से व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमदाबाद तक दौड़ दौड़ के जा रहा है और आप दूसरे की पार्टियों की तरफ उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी में जिन लोगों ने विरोध किया था, निश्चित रूप से उन्हें बरकरार किया जा रहा है। जिस वक्त मोदी साहब के नाम का ऐलान होना था, उससे पहले आडवाणी जी हो, गोल बंद हो गए थे, पाला बन गया था, उस पाले में सुषमा जी थी और वही खतरे को भांप के कहीं ना कहीं सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि ऐन समय पे फिर कुछ गड़बड़ी ना हो, जो आप सपने देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अड़चन ना पैदा हो, इसलिए सारी प्रक्रिया है। लेकिन जब आप कहते हो कि लोग कहाँ भागते, तो आपके लोग तो दिल्ली में दरवाजों तक दौड़ते हैं, आप लोग तो अहमदाबाद तक दौड़ के जाना पड़ रहा है। आप कहाँ कहाँ तक दौड़ेंगे? आप देखिए, आगे आगे देखिए, होगा। शोभा डे जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? बीजेपी के अंदर की उठापटक पर आपका एक शानदार कमेंट का इंतजार है हम सबको। I was just thinking कि the way I'm listening to these explanations, ऐसे लगता है कि बैंडेड लगा रहे हैं, बहुत ही बड़ी गहरी वूंड है, उसके ऊपर एक बैंडेड लगा के जो whatever the bleeding they're trying to stop. But the division in the top rungs of the BJP is known to everybody. For the longest time, we know the factions exist. So why try and cover it up?
Why not be honest and say, yes, there is a problem, and people in India will understand that. Yes, there is a problem of communication. There is a problem of giving respect to stalwarts in the party. There will be a jostling for positions, for cabinet posts, and we are trying to resolve it the best we can. Instead of this all is well nonsense, which nobody is believing anyway. So I think it's time to be a little more mature. If there is a problem, say it, and there's nobody will misunderstand. Right. सरला जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी इस पूरे घटनाक्रम पर? मैं जानता हूँ आप एपॉलिटिकल है, लेकिन तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वैचारिक मतभेद तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी होता है, और इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, तो छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए और जिस पर इतनी बड़ी चर्चा की जाए और इतना हम उस पर समय लगाएं। समय अभी है हमारे पास, हमें अभी बहुत सारे फैसले करने हैं, और जब समय आएगा तो सही निर्णय ले लिए जाएंगे, सही लोग हमारे पदों पर आसीन। इसके बाद इकट्ठे संबित के पास जाऊंगा मैं। जो बात शोभा जी कह रही है कि बहुत बड़ी चोट पर बैंडेड लगाया जा रहा है जी, कवर अप करने के लिए, उससे ठीक करने की कोशिश हो रही है। जरूर देखिए, डिफरेंसेस पार्टी में नहीं है ये कहना गलत होगा। बैंडेड लगाना अगर जख्म है तो बैंडेड से काम नहीं चलेगा। अडवाणी जी मुद्दत से नाराज हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी उनका पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती थी या जो भी फैसला करते थे उस वक्त भी नाराजगी जाहिर थी। उनको मनाना पड़ा था कि आप गांधीनगर जाके मुझसे लड़िए, क्योंकि वहाँ पे फिर असर ठीक नहीं पड़ता कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में छोड़ के भोपाल से इलेक्शन बढ़े। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब वो वहाँ भी रूठे हुए थे, बड़ी मुश्किल से उनको, अब नई सत्ता में अगर सरकार बनती है तो उनका क्या रोल होगा? कहना कि उनको, उनके दिमाग में ये सवाल नहीं है, सवाल हो क्यों जब इतने सीनियर लीडर हैं। दूसरा, अखबारों में खबरें ये भी छपी हैं कि 70 साल से जो ऊपर बीजेपी के लीडर हैं और आज 75 साल से जो ऊपर बीजेपी के लीडर हैं, उनका क्या रोल होगा पार्टी में, उनका क्या रोल होगा सरकार में? अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं? खबरें भी वहीं से आ रही हैं। दूसरा, सुषमा स्वराज का हमेशा कंपटीशन रहा है अरुण जेटली से। अरुण जेटली राज्यसभा में थे, अब लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका रिजल्ट परसों पता चलेगा। सुषमा स्वराज हमेशा यही कहती रही हैं कि मैं तो इलेक्टेड लीडर हूँ जी, और अरुण जेटली राज्यसभा के लीडर है। वो पुराने डिफरेंसेस अब भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। राइट। जो अंदर की पार्टी के अंदर दौड़ होती है उसमें आगे कौन निकल गए हैं? जेटली ज्यादा प्रोमिनेंट है, सुषमा नजर नहीं आ रही है उसमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिए, मैं नीचे जा रहा हूं दर्शकों के पास, औरों के मन में सवाल होंगे तो सोच के रखिएगा। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, आप जवाब देना शुरू देखिए, सबसे पहले मैं शोभा देव जी को जवाब देना चाहूंगा। शोभा देव जी, you said right now that let BJP be mature by announcing that all is not well in the family and there are certain things which are not well. Let me tell you, Shobha ji, the maturity in any electoral process and especially in democracy lies in the fact there are small bit of differences. Otherwise, it is called as dictatorship. If you do not have small differences, if you do not meet on opinions, if you do not share, if you do not go to each other's places, if you go to a particular address like Tan Janpath, then it is dictatorship. And I'm very happy that my party, Bharatiya Janata Party, does not show such kind of dictatorship. दूसरा विषय, नवाब जी, मैं आपको उत्तर देना चाहूंगा। आप बहुत बौखलाए हुए थे कि एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नवाब साहब, यदि आपके यहां से आपके नवाब को अर्थात आदरणीय पवार साहब को या सुप्रिया सुले जी को हटा दिया जाए तो नवाब साहब आपकी पार्टी ही नहीं बचेगी। इसलिए मुझे लगता है आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति के विषय में आप या आपके सहयोगी कांग्रेस ना बोले तो बेहतर होगा। सर ऑल्सो टॉक्ड ऑफ कंपटीशन। सर ने कहा प्रतिस्पर्धा होती है, दो लीडर्स के बीच प्रतिस्पर्धा है। मैं यहां बहुत कैंडिडली कहूंगा, देखिए पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा होना, मेकिंग शुरू हो गया है, देखिए आगे क्या होता है। होना ये एसेंस है, ये बेसिस है डेमोक्रेसी का, इसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमारे पार्टी में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर कि अगर हमारे पार्टी में है तो ये हमारे पार्टी में एक दूसरे को बढ़ने दिया जाता है, ना कि कांग्रेस में जहां राहुल और प्रियंका को बचाने के लिए सबको कुचल दिया जाता है। कांग्रेस में सबको कुचल दिया जाता है, कितने लोग मानते और कितने लोग ये मान रहे हैं यहां पर बैठे हुए कि सुषमा स्वराज बहुत खुश है पार्टी में?
ये आपके सामने है, ये परसेप्शन जा रहा है, इतने लोग खुश हैं, ये मान रहे हैं कि सुषमा स्वराज खुश है। आप कितना भी डिफेंस करें लेकिन जनता के गले में नहीं उतर रहा है। शोभा डे जवाब देना चाहेंगी। शोभा डे कुछ बोल रही थी आपकी बातों पे। शोभा जी आपने हाथ रेज किया था, आप बताइए। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, आई फाइंड इट वेरी आयरॉनिक because the BJP is known for promoting a dictatorship within its own ranks, and very often Mr. Modi is seen as the great dictator. So I don't think that word should be used by the BJP at all. Secondly, Sushma Swaraj has definitely been sending out a signal, a very strong signal, that she is not pleased with the way the elections have been run, the way one individual has been promoted over and above everybody else. She has made that very clear, and so has Advani ji. There is a faction, there is a schism in the party, which is open for all to see. So why try to run away from the fact that it's going to only get wider? Who goes to whose house is not the question here. How is the BJP going to deal with these differences in the future? How are they going to make sure that the older and very, very highly respected leaders are co-opted into the party, into the system, back again in positions of authority, and they have contributed so much in the past, they have a lot to contribute in the future. Sushma Swaraj is a superb orator. She is as good, if not better than Narendra Modi. She is a far more sober person. शोभा जी बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है, बहुत से सवाल है, बहुत लोग mature person. जनता भी पूछना चाहती है संबित पात्रा से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। किससे सवाल है, क्या पूछेंगे आप? सर, मेरा आदरणीय बीजेपी जी के प्रवक्ता से ये सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर मोहन भागवत ज्यादा पावरफुल डिग्निटी कैरी करते हैं एज कंपेयर टू मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी? बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि यस, वो बहुत बड़ा डिग्निटी कैरी करते हैं, मगर किसके कंपैरिजन में है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखिए, आदरणीय एल के अडवाणी से कंपैरिजन करके पूछा है मेरे दोस्त ने। मैं ये बता दूं कि दोनों अपने अपने स्थान पे बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की अपनी एक ऊर्जा शक्ति है, दोनों का अपना एक ऑरा है, और दोनों ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में परम शिखर तक पहुंचे हुए व्यक्तित्व है। इसलिए मुझे लगता है कभी दोनों को कंपेयर करते हुए भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। संतुष्ट हैं जवाब से? संतुष्ट हो आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। जवाब आपके सामने है। आपका सवाल, खड़े हो जाइए प्लीज। मैं माननीय डॉक्टर बत्रा जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर बात्रा जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये मैंने इन्हें हमेशा ही टीवी पे डिबेट करते देखा है। ये जब बोलते हैं तो ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये भी मैंने देखा है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा, हर कोई अभी डिक्टेटरशिप की बात कर रही है। डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है कि किसी एक इंसान का वर्चस्व होता है। तो बीजेपी में हमें यह देखने को मिल रहा है कि मोदी साहब का वर्चस्व है, कोई उनके सामने कोई भी लीडर बोलने, मतलब किसी का कोई एक। और एक और सवाल है, मोदी जी डिक्टेटर की तरह दिखाई दे रहे हैं। मैं जवाब दे दूं? हाँ, दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप ये समझिए कि डिक्टेटरशिप में एक आदमी का वर्चस्व नहीं होता है, डिक्टेटरशिप में एक आदमी का गलत वर्चस्व होता है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, उनका एक डिसाइसिव स्ट्रॉन्ग वर्चस्व है जो कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। कहीं ना कहीं जनता में और कुछ लोगों ने अगला सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। मैं संपत जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी में हंस, गरुड़, मोर और कोयल मौजूद है, उसमें एक कौवे को क्यों प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है? मैं समझ नहीं पाया ये सवाल। जिस पार्टी में हंस है, गरुड़ है, मोर है और कोयल है, उसमें एक कौवे को क्यों प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है? वाह रे वाह। तो कौन से पार्टी में ऐसे हंस गरुड़ है? आई डोंट नो। संबित जी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा। मैडम ने कहा कि टीवी पर हमेशा देखते हैं, और सबसे अच्छी बात है उनकी सबका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सवाल पूछिए। सवाल नहीं है, बस उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पार्टी के लिए प्लीज कि कुछ तो असर हो रहा है। नमो तेरा जिक्र हर शहर में हो रहा है। जो बैठे थे सत्ता के नशे में बेहोश, उनके सर में भी अब दर्द हो रहा है। शोभा जी हमारे साथ है। शोभा जी, मैं आपके पास एक सवाल के बाद आ रहा हूँ। जी, मैं आपसे सर बड़े हम्बली पूछना चाहता हूं कि सुषमा जी साफ सामने क्यों नहीं आती हैं कि उनको क्या रोल चाहिए
मैं इतना कहना चाहता हूं, वैसे मैं खुद बीजेपी समर्थक हूं, कि इफ देयर इज नो एक्सेप्टेबिलिटी फॉर मोदी जी, देन फॉर सीनियर लीडर्स इन बीजेपी दे विल लूज क्रेडिबिलिटी। बट लेकिन एक चीज तो आप कहेंगे, मैं एक चीज ये सीधे शोभा जी से पूछ रहा हूँ, शोभा जी को जाना है। शोभा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे, आपको इस बात के लिए तो बीजेपी की और बीजेपी की लीडरशिप की तारीफ करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह की, कि उन्होंने इस हर्डल को पहले समझ लिया। उनको ये हर्डल कहीं ना कहीं दिख रहा था, आडवाणी जी के तौर पर कह लीजिए या सुषमा जी के तौर पर कह लीजिए, और उन्होंने नतीजे आने के पहले ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, उस रास्ते को साफ करने की कोशिश की जहां पर दिक्कतें पैदा हो सकती थी। तो ये तो एक वेलकम स्टेप होना चाहिए ना, इस पे किस बात का क्रिटिसिज्म? No, there is a way to do all these things. Even if they wanted to take such a strong position against Advani ji and Sushma ji, tarika bhi hota hai. There is a decent way of doing things, and it should be something that's internally handled in a way that doesn't give offense. I think the way it was handled has given offense, not just to very senior leaders, but it has absolutely shocked the rest of India. That how can such senior party stalwarts be treated in a manner that is so completely disrespectful? The problem is with that. Of course, every party has internal Shobhaji, I want to answer this question and the previous one also. Shobhaji, and with some consensus. If I'm allowed, Shobhaji, just a second. Shobhaji, I believe the problem of this nation is, the country is, and most of the panelists is, they have in fact confused between an accidental personality of Mr. Manmohan Singh. Probably they think that is what is a humble personality, and they think that a determined, decisive and a dedicated Prime Minister as Mr. Narendra Modi should be called as a dictator. No, the dictatorship does not include all these abilities. He is determined, he is decisive, and he is dedicated to a cause, and that's the reason as to why I believe he appears as a strong personality, unlike Mr. Manmohan Singh, unlike Mr. Rahul Gandhi, who are falsely humble. शोभा जी, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। Forget Manmohan Singh, that is history. जी, मनमोहन सिंह तो हिस्ट्री बन चुके हैं, राहुल गांधी जी भी हिस्ट्री बनने वाले हैं. So let's not bring them into it. You are talking about Narendra Modi's capabilities. He now has 5 years to prove it, whether he's decisive or he's a dictator. Let India decide that, and let him establish his credentials as a decisive but democratic leader who respects the people of the majority. Then we can have a real dialogue. Right now, he has not proved it. Till he proves it, I'm sorry, this is the perception and it will stay. And I hope he disproves Modi proving this all this while for 15 years. Is it that for 15 long years Gujarat was having a dictatorial? I'm sorry, I'm intervening in between both of you. Dr. Sambit Patra and Shobha ji. Shobha ji, thank you so much for being with us. I appreciate. Pleasure. Thank you so much. Thank you so much for being with us. डॉक्टर संबित पात्रा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, मैं ब्रेक में जा रहा हूं, उसके बाद आप उनके सवालों का जवाब दे दीजिएगा. अगर शोभा जी रुकना चाहें तो रुक सकती है, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको जाना है, इसलिए मैं आपको उसके मानते हुए आपकी रिक्वेस्ट को आपको जाने की मैं इजाजत दे रहा हूं. आप चाहें तो आप लिख सकते हैं. एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपके सवाल, और डॉक्टर पात्रा हमारे साथ है. बने रहिए जी न्यूज के साथ और देखते रहिए हमारी खास कवरेज जी इलेक्शन समिट सीधे कनॉट प्लेस से. इस बार लगता है मोदी की सरकार बनेगी, और जिस हिसाब से ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके अनुसार 270 से 280 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान है. एक बार फिर आप सबका स्वागत है. मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी. आप देख रहे हैं जी न्यूज पर ये सबसे बड़ी कवरेज
जी इलेक्शन समिट आपके सामने जारी है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ लंबा चौड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है जो सीधे सवालों का सामना कर रहा है तमाम दिल्ली वालों के जो हमारे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एकमात्र न्यूज चैनल जो सीधे जनता को नेताओं के सवाल पूछने का मौका दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ। इस घंटे में जो खास मेहमान मेरे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राज्यसभा सांसद उदित राज जी है, बीजेपी के नेता, हमारे साथ दिल्ली में चुनाव भी लड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरला माहेश्वरी जी पहले से हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। HK दुआ साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर संबित पत्रा हमारे साथ है, बीजेपी के नेता, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ ओबी वैन पर भी जुड़ने वाले हैं, इनके साथ चर्चा शुरू करूं उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी को हम मैग्नेट क्यों कह रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मंदिर बना नहीं कि भिखारी बैठ गए, शहर बसा नहीं लुटेरे आ गए। लगभग उसी तर्ज पर एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़े विक्ट्री के तौर पर, जीत के तौर पर दिखाया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के आधार पर ही तमाम बड़े बड़े नेताओं के, बड़ी बड़ी पार्टियों के बयान पिछले 24 घंटे में ऐसे आए हैं जिससे बात झलकती है कि मौका पड़ने पर वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही वो पिछले कुछ सालों से नरेंद्र मोदी का विरोध ही क्यों ना कर रहे हों। कौन से हैं ये लोग, देखिए इस खास स्टोरी में। दंगों का दाग भी अच्छा, सांप्रदायिक सोच भी मंजूर, कट्टर हिंदुत्व की छवि पर भी नहीं ऐतराज। मोदी से अब नहीं है किसी को परहेज। न नतीजे आए, ना ही बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन साथ चलने वालों की मानो होड़ सी लग गई। चुनाव से पहले पानी पी पी कर कोसने वालों को अब मोदी अच्छे लगने लगे हैं। मोदी से दूर रहने वाले अब बीजेपी के रडार पर समर्थन देने के संकेत भेज रहे हैं। शुरुआत की तमिलनाडु में अम्मा की पार्टी ने। कोई पसंद करे या नहीं, मोदी की लहर तो है, यही जमीनी हकीकत है। इसलिए अगर मोदी पीएम बनते हैं या सरकार बनती है तो कोई समस्या नहीं होगी। AIADMK प्रमुख जयललिता ने अपने पत्ते 16 मई को नतीजों के बाद खोलने के संकेत दिए हैं। हालांकि बीजू जनता दल दबे पांव एनडीए में फिर से एंट्री की राह तलाशने की कोशिश कर रहा है। The State Assembly has suggested that conditional support can be given, but this is an issue that will need discussion inside the party. मोदी को बिना शर्त समर्थन की होड़ लगते बीजेपी ने भी दरवाजे खुले रखने का ऐलान कर दिया। कौन सपोर्ट करना चाहता है, कौन सपोर्ट करता है, तो निश्चित तौर से कोई एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने नो एंट्री का बोर्ड तो लगाया नहीं है। We are very clear, we are very clear that even if it's a one MP party, if they wish to support us, we'll welcome them. मोदी मैग्नेट ने यूपीए में भी दरार डाल दी है। चुनाव से पहले ही हवा का रुख भागकर एनसीपी नेता मोदी के गाहे बगाहे गुणगान करते रहे हैं। मोदी से शरद पवार की गुप्त मीटिंग की भी सियासी गलियारे में खूब चर्चा रही थी। लेकिन इतना भी स्पष्ट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। ये तो एक अच्छी स्थिर सरकार बनने से देश का विकास होता है। जो पार्टी जीतेगी या जो गठबंधन जीतेगा उसका सम्मान करना ये तो हमारा कर्तव्य है। एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा करें तो सीमांध्र में जगन मोहन रेड्डी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं और जगन पहले ही अपने सभी विकल्प खुले रखने के संकेत दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, नरेंद्र मोदी की पार्टी के एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद ही अचानक से बहुत सारे गठबंधन बगैर मांगे मिलने लगे हैं। त्यागी जी, आप मोदी जी के नाम से नाराज होकर बीजेपी छोड़कर चले गए थे। अब कुछ लोग जो यूपीए में ऑलरेडी हैं वो कहने लगे हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब का बयान आ रहा है, क्या AIADMK की नेता, उनकी तरफ से बयान आया कि उनको एतराज नहीं है। तो नरेंद्र मोदी क्या चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं? क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी की
वजह से छोड़ के इसलिए चले गए थे कि हमारी पार्टी का इकरारनामा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के गतिशील, समन्वयवादी जो नेतृत्व था उसके साथ था और कुछ मुद्दों के साथ हम एनडीए के अंदर थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सीमा रेखा तय की थी सिद्धांतों की, नीति के और कार्यक्रमों की, उन्होंने कभी उसका अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन उनके बाद भाजपा बदलने लगी और जो नया नेतृत्व था भाजपा का जी, उसने उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जी गुड गवर्नेंस के एजेंडे से बाहर कर दिए थे।